हेलो बच्चों, मैं मनीष सिंह आप सभी के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर, एक नए यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो होगा हमारा थर्ड यूनिट थर्ड, जिसे हम बोलते हैं वैद्युत रसायन, इसी को आप कहते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए चैप्टर वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। चलिए, तो आपकी इजाज़त हो तो शुरू करते हैं। वैद्युत रसायन बच्चों दो वर्ड से बना है। एक है आपका वैद्युत, एक वर्ड है आपका वैद्युत, और दूसरा है रसायन। ठीक है, दूसरा वर्ड है बच्चों रसायन। मीन्स एक बात तो पता है कि यहाँ पे हम केमिस्ट्री में इसकी स्टडी करते हैं, ये तो समझ में आ गया। दूसरी चीज़, इसमें वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का हम अध्ययन करेंगे। किसका? तो वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का हम अध्ययन करेंगे। उसी को बोलते हैं क्या? वैद्युत रसायन। ठीक है बच्चों, तो वैद्युत ऊर्जा का और दूसरा क्या होगा आपका? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, का परस्पर जो अध्ययन करते वही कहलाता है क्या? वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन को हम परिभाषित करेंगे बच्चों, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक तथा वैद्युत ऊर्जा के परस्पर अंतर संबंधों का या परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? वैद्युत रसायन। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिएगा वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, या इसी को आप बोलोगे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलिए, तो इसको लिखेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसी को वैद्युत रसायन कहते हैं। तो लिखेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। संबंधों, ठीक है, संबंधों का अध्ययन किया जाता है या अध्ययन करते हैं, कौमा वैद्युत रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? तो यही आपका कहलाता है वैद्युत रसायन कहलाता है। समझ में आया बच्चों वैद्युत रसायन किसे बोलते हैं? तो वैद्युत रसायन दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब है वैद्युत से और केमिस्ट्री का मतलब है रासायनिक ऊर्जा से। ठीक है, तो वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंधों का, उसके बीच का जो रिलेशन है, उन्हीं दोनों के बीच का जो अध्ययन करते हैं, उसी को आप क्या बोलते हो? वैद्युत रसायन। तो मैं लिखूंगा बच्चों रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाता है? वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों वैद्युत रसायन में आपको पढ़ना है, एक होता है वैद्युत रासायनिक सेल तथा दूसरा होता है बच्चों वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो दो प्रकार के सेल होते हैं इसमें। ठीक है, एक होता है वैद्युत रासायनिक सेल और दूसरा पढ़ना है वैद्युत अपघटनी सेल। तो हम लिखेंगे बच्चों वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों आपकी हेडिंग वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट होगा वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल, इसी को हम लिखते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी को क्या लिखते हैं? इसी को आप बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है बच्चों? ऐसा सेल जो क्या करता है? आपकी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब
उसके अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगी और उन सभी रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद किसमें परिवर्तित होगा, तो वैद्युत ऊर्जा मिलेगी उससे आपको, ठीक है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है, और उससे क्या होगी, आपकी वैद्युत ऊर्जा परिवर्तित होगी या वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है हमें, किससे, रासायनिक ऊर्जा से। उसी को आप क्या बोलते हैं बच्चों, वैद्युत रासायनिक सेल। तो लिखेंगे वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा से, वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को क्या किया जाता है बच्चों, तो वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और ये कैसे करते हैं बच्चों, तो रासायनिक अभिक्रिया करा के परिवर्तित किया जाता है, कॉमा वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, ठीक है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। चलिए, ये हो गया आपका वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में, ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसी वैद्युत रासायनिक सेल को आप गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे गैल्वेनिक सेल अथवा वोल्टीय सेल भी कहते हैं, अथवा क्या कहते हैं बच्चों, वोल्टीय सेल भी कहते हैं, वोल्टीय सेल भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया बच्चों। अब इसका उदाहरण होता है, एक प्रकार का सेल इसका उदाहरण है बच्चों, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका डेनियल सेल। कौन सा सेल, तो आप लिखोगे डेनियल सेल, ठीक है, डेनियल सेल। डेनियल सेल, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका वैद्युत रासायनिक सेल। हमने क्या बोला, वैद्युत रासायनिक सेल वह सेल होता है जो क्या करता है, आपको रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी है, तो आप क्या करते हो बच्चों, मोबाइल की बैटरी में क्या होता है कि उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो क्या करता है, आपको रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है, वैद्युत ऊर्जा में। तभी तो मोबाइल चला पाते हैं ना, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज कर रहा है बच्चों, वैद्युत ऊर्जा में। इसीलिए आप उसको क्या बोलोगे, वैद्युत रासायनिक सेल बोलते हो, ठीक है। वैद्युत रासायनिक सेल को हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों डेनियल सेल, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला बच्चों वैद्युत रासायनिक सेल। अब दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों सेल के प्रकार में, जो है आपका वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है, वैद्युत अपघटनी सेल। तो सेकंड पढ़िए बच्चों आप लोग, वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। तो सेकंड है वैद्युत अपघटनी सेल। क्या होता है, वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। अभी हम बेसिक से समझ रहे हैं बच्चों, फिर हम स्टैंडर्ड लेवल की तरफ चलेंगे, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो वैद्युत अपघटनी सेल किसे बोलते हो, तो वह सेल जो क्या करता है आपको, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वहाँ पे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता था, बट यहाँ पे क्या करेगा, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो हम लिखेंगे वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को किसमें, तो आप बोलोगे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कॉमा वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, तो आप बोलोगे वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है, सेल कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने देखा। जैसे इसमें क्या है, तो आप क्या करते हो, मोबाइल का अगर कोई बैटरी है
ठीक है। तो आप उसको क्या करते हो बच्चों, उसको आप चार्ज करते हो, ठीक है। तो चार्ज करो तो आप क्या दे रहे हो, वैद्युत ऊर्जा दे रहे हो, और उस वैद्युत ऊर्जा से क्या हो रहा है, वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, तभी तो हमारी मोबाइल चल पा रही है। तो आपने क्या किया, चार्ज किया, तो चार्ज किया तो आपने क्या दिया उसको, वैद्युत ऊर्जा दिया, और उससे क्या हुआ, फिर वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तभी हमारी मोबाइल चल पाती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। जैसे आपकी इन्वर्टर की बैटरी हो गई बच्चों, तो बैटरी मान लीजिए अभी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, तो आपने उसको क्या दिया, वैद्युत ऊर्जा दिया, और फिर उसके बाद चार्ज होने के बाद वो चलने लगता है। क्यों चलने लगता है, वो आपको लाइट क्यों देने लगती है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो वैसे सेल जो क्या होगा बच्चों, जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे बच्चों, जो डेनियल सेल हम पढ़ रहे थे वैद्युत रासायनिक सेल में डेनियल सेल, अब हम डेनियल सेल की बनावट देखेंगे कि वो किस प्रकार से होता है, ठीक है, डेनियल सेल की, ठीक है। तो अब एक एक करके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे क्या बच्चों, डेनियल सेल, और डेनियल सेल किस में पढ़ते हैं, विद्युत रासायनिक सेल में, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, ये इसी को कहते हैं बच्चों गैल्वेनी सेल, गैल्वेनी सेल, या इसी को कहते हैं वोल्टीय सेल, या इसी को बोलते हैं वोल्टीय सेल, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमें पढ़ना है बच्चों, इसका उदाहरण क्या था, तो इसका उदाहरण था आपका डेनियल सेल, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल है बच्चों वो है आपका डेनियल सेल। क्या था, डेनियल सेल। तो हम पढ़ेंगे बच्चों डेनियल सेल की बनावट, किस तरह से डेनियल सेल होता है, इसमें क्या होता है। तो हमारी हेडिंग होगी डेनियल सेल की बनावट, ठीक है। तो हेडिंग होगी डेनियल सेल क्या होता है, डेनियल सेल की बनावट या डेनियल सेल की संरचना। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है। डेनियल सेल की बनावट या डेनियल सेल की संरचना। अब इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, डेनियल सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसे मिटा देता हूँ, डेनियल सेल की संरचना, ठीक है। तो हम डेनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो डेनियल सेल में क्या होता है बच्चों कि आपकी इस सेल को बनाने के लिए, ठीक है, आप क्या करते हो, तो 2 बीकर लेते हो इस तरह से, ठीक है बच्चों। 2 क्या होता है, बीकर, ठीक है, 2 पात्र होता है। अब इसमें आप क्या करते हो कि 2 इलेक्ट्रोड्स डालते हो, ठीक है। तो एक हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रोड लिया, इलेक्ट्रोड का मतलब है बच्चों छड़, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, छड़ से मतलब है। तो इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है छड़। अब देखिए, एक हमने दूसरा इलेक्ट्रोड क्या किया, इस बीकर के अंदर डाला, ठीक है। तो जो हमने इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए जो छड़ यूज किया, वह छड़ को आप रॉड बोलते हो, और यह है आपकी जिंक की रॉड। किसकी है बच्चों, जिंक की। और दूसरे तरफ हमने लिया कॉपर की, दूसरी तरफ क्या लिया, कॉपर की, ठीक है। एक तरफ हमने लिया जिंक की रॉड और दूसरी तरफ हमने क्या लिया, कॉपर की रॉड, ठीक है बच्चों। अब देखिए, इस जिंक को जो हमने जिस विलयन में रखा उसे बोलते हैं जिंक सल्फेट, ठीक है। जिस विलयन में रखा, जो आपका इलेक्ट्रोड होता है बच्चों, उसको हम उसी के विलयन में डुबोते हैं, ठीक है। तो जिंक को हमने जिंक सल्फेट के विलयन में रखा, और जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4। और इस कॉपर को बच्चों हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसमें, तो इस कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया, और कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा, तो आपका होता है CuSO4। तो ये है बच्चों CuSO4। तो जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में, जबकि कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में। और इन सभी को, ये दोनों जो रॉड या इलेक्ट्रोड्स थे बच्चों, इसको हमने गैल्वेनोमीटर से, किससे, तो आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है उससे हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, थोड़ा सा भी अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, इसका जो नीडल होता है वो 0 पे होता है, और अगर थोड़ी भी इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, तो ये बिल्कुल क्या करेगा बच्चों, फ्लो करने लगेगा, तो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका गैल्वेनोमीटर, ये क्या बच्चों, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब देखिए, अब होता क्या है
तो किधर माइनस होता है किधर प्लस होता है, इन सभी को समझते हैं। तो एक टर्म आपको याद करना है बच्चों, लोन, LOAN, लोन। लोन का मतलब है, यल का मतलब होता है बच्चों लेफ्ट, लेफ्ट, और लेफ्ट को हिंदी में आप बोलते हो बाएं। लेफ्ट को क्या बोलते हो बच्चों, बाएं। तो लेफ्ट, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन को हिंदी में आप बोलते हो बच्चों ऑक्सीकरण। क्या बोलते हो, तो इसी को आप बोलते हो ऑक्सीकरण, ठीक है। अब देखिए, ए का मतलब है एनोड। थोड़ी सी मेरे मोबाइल में बैटरी कम है तो हम जल्दी से खत्म करते हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और एन का मतलब है बच्चों निगेटिव, एन का मतलब है निगेटिव। अब देखिए, तो क्या होगा बच्चों, लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो लेफ्ट में, ये लेफ्ट है बच्चों और ये आपका क्या है, राइट। तो लेफ्ट में ऑक्सीकरण होगा और निगेटिव होगा, ठीक है, और एनोड होगा। तो इसको बच्चों हम बोलते हैं एनोड। इसको क्या बोलते हैं, एनोड, एनोड। और इसको क्या बोलेंगे, ये राइट में है तो इसको आप बोलोगे कैथोड। क्या बोलोगे, कैथोड। और इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है बच्चों, तो आप बोलोगे ऑक्सीकरण, ठीक। और इधर क्या होगा बच्चों, इधर ऑक्सीकरण है तो इधर होगा अपचयन। इधर क्या बोलोगे आप, इधर क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन, ठीक है। तो ये लेफ्ट में था ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीकरण हो रहा है। एनोड है तो एनोड हमने लिख दिया। निगेटिव होगा तो इधर क्या है बच्चों, ये आपका निगेटिव, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका पॉजिटिव। समझ में आया। तो चलिए अब मैं इसको मिटा लेता हूँ, समझ में आया। तो लेफ्ट में क्या था बच्चों, लोन। लोन का मतलब क्या है, लेफ्ट, और यल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, और ए का मतलब होता है एनोड, और एन का मतलब है निगेटिव। तो लेफ्ट में था ऑक्सीकरण हो रहा है और निगेटिव है और एनोड है, ठीक है। जबकि राइट साइड में क्या होगा बच्चों, तो अपचयन होगा, कैथोड होगा और प्लस होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में हमने इसको डिप किया, जबकि कॉपर को क्या किया, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया। अब देखिए बच्चों क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब यहाँ पे क्या है, इसको समझिए। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का दान देना या लूज करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना ही क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण आप लिख सकते हो, ऑक्सीकरण का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का लूज करना या त्यागना कहलाता है ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ऑक्सीकरण देखिए बच्चों, जैसे यह जिंक था तो जिंक ने क्या किया, जिंक डबल प्लस बना लिया अपने आप को, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा, तो इसका क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीकरण, ठीक है। यह जो जिंक था यह सॉलिड था तो आप लिखोगे यस, ठीक है। मेटल था क्योंकि यह बच्चों यह एक्वस फॉर्म में बन गया। जिंक आयन जब बना तो एक्वस मतलब जलीय विलयन बना, तो एक्वस लिखोगे। जबकि अगर कॉपर है बच्चों तो हम लिखते हैं अपचयन, ठीक है। तो अगर कोई कॉपर है, सपोज करो कॉपर डबल प्लस इस पे चार्ज है, डबल प्लस, ठीक है। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाता है, कॉपर। तो इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है, दान देता है, तो वह उसका होता है ऑक्सीकरण। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, लेता है, तो उसका क्या होता है बच्चों, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका हो गया अपचयन। दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा तरीका ये बच्चों, जिंक के पास कितना होता है एटॉमिक नंबर जिंक का, 30 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब त्यागा तो इलेक्ट्रॉन लूज किया, और लूज किया तो 30 में से 2 चला गया 28, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या किया, लूज किया। दूसरा चीज देखिए बच्चों, यहाँ कॉपर है, कॉपर का 29 होता है परमाणु संख्या, परंतु 2 चार्ज था, 2 प्लस था, इसके मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 27, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो कॉपर का होता 29, तो 29 हो गया। मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो हुआ इसका अपचयन, ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना कहलाता ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना कहलाता है बच्चों अपचयन। क्लियर है मेरी बात। चलिए दूसरा चीज समझिए बच्चों, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। एक होता है ऑक्सीकरण संख्या, इसके ऊपर जो आवेश होता है बच्चों उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, कोई आवेश नहीं था, तो हम इसको शून्य मानेंगे। और शून्य का मतलब होता है बच्चों इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या थी, शून्य। जबकि यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो गई बच्चों, +2। तो ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ना कहलाता ऑक्सीकरण, जबकि ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे +2 था और यहाँ पे आके हो गया बच्चों 0, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था का घटना क्या कहलाता है बच्चों, अपचयन। समझ में आया नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। एक बार हम वीडियो में चेक कर लेते हैं, क्वालिटी चेक कर लेते हैं और बैटरी चेक कर लेते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है।
तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बच्चों, यहाँ तक पढ़िए और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू।